ये जो एसेट एलोकेशन और जो लोगों का रिस्क टॉलरेंस है, ये बिल्कुल इस बात पर निर्भर करता है कि वो पैसा आपके लिए कितना क्रिटिकल है। सबसे पहले कमाइए, फिर बचाइए, फिर हर महीने लगाइए। निवेशकों की बड़ी गलती ये होती है कि वो ना तो एसेट एलोकेशन करते हैं, ना रीबैलेंसिंग करते हैं। नमस्कार और निवेश का बड़ा सवाल के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आप में से बहुत सारे ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होंगे जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो पूरी तरह से बैलेंस कर लिया है, लेकिन यहीं पर एक ज़रूरी बात है आप लोगों को बताने के लिए। देखिए, बहुत सारी स्टडीज़ में ये बात पता चली है कि डेट और इक्विटी के बीच संतुलन बनाने में कई बार निवेशक गलती करते हैं। क्या आप उनमें से भी एक हैं? तो फिर ये एपिसोड आपके लिए है, ध्यान से देखिएगा। और आज हम ये समझेंगे धीरेन्द्र कुमार से कि इस दौरान निवेशक क्या गलतियां करता है और कैसे अपने कैपिटल को मैक्सिमम ग्रोथ तक ले जाने के लिए वो अपने एसेट एलोकेशन को ठीक कर सकता है। स्वागत है धीरेन्द्र। धन्यवाद। सबसे पहले तो एक मन में सवाल यही आता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एसेट एलोकेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सारे लंबे समय के निवेशक के लिए एसेट एलोकेशन ज़रूरी है। शुरुआती साल में आप भले ही नहीं कीजिए, या अगर आप बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप शुरुआती साल में भी कुछ कीजिए, ताकि अगर आपको बाजार से डर लगता है। लेकिन जब आपका पैसा बढ़ जाता है, आप 2, 4, 5 साल अगर मेहनत से कमा रहे हैं, बचा रहे हैं, लगा रहे हैं और वो बढ़ता है, तो उसके बाद जो बाज़ार में गिरावट आती है उससे जूझ पाना अधिकतर निवेशकों के लिए बहुत मुश्किल होता है। और बाज़ार जब गिरता है तो लोगों को नहीं भूलना चाहिए, मैं बल्कि एक बार दोबारा याद दिला देता हूँ कि 2008 में 2004 से 2008 तक बाज़ार सेंसेक्स पर 4000 से बढ़ करके 20,000 तक पहुँचा था। तो इसमें बड़ा मज़ा आया, हर साल 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट बढ़ता था। और इस दौरान 2004 से 2008 में करोड़ों निवेशकों ने पैसा लगाया, नए नए फंड्स आए, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च हुआ, लोगों का बड़ा पैसा बना। और उसके बाद जब गिरावट का दौर आया, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में गिरावट का दौर आया, तो कोई ऐसा फंड नहीं था जो आधा गिर के आधा ना हो गया हो। ऐसे फंड थे जिसमें कि 70% पैसा आपका 70% की गिरावट देखी गई थी। लेकिन 100 रुपये का घट के 30 रुपया हो जाना, 100 रुपये का घट करके 50 रुपया हो जाना, भले ही आपका वो 100 रुपया 25 रुपये से बढ़ा हो जी, लेकिन 100 रुपया बढ़ने के बाद ये जो गिरावट का दौर है जिसमें वो घट करके दोबारा 25-30 रुपया हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे लोग नहीं टिक पाते जी। और बाज़ार में टिके रहने के लिए ज़रूरी है कि जब आपके पास खासा पैसा बाज़ार में हो जाए तो एसेट एलोकेशन आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत अफसोस होगा। और जब एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें आप बाज़ार से बिल्कुल ही अनुचित समय पे सारा पैसा निकाल के नहीं कभी वापस आने का कसम खा के चले जाएंगे, तो ये जो बाज़ार में वो जो भयावह स्थिति होती है गिरावट के दौर में, उससे बचने के लिए आपको एसेट एलोकेशन जरूरी है। अच्छा सर, अगर निवेशकों ने अपना इन्वेस्टमेंट रोड मैप 20+ ईयर्स का अगर रखा हो तो उन्हें इक्विटी और डेट एलोकेशन के बारे में कैसे सोचना चाहिए? 20 साल के लिए है तो अभी शुरू कर रहे हैं तो 100% इक्विटी में होना चाहिए। आप गिरावट से बचिएगा क्या जी? कुछ है ही नहीं। लेकिन जब मुझे लगता है इसका कोई नियम नहीं है, उसका कोई ऐसा थंब रूल नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है कि आप ऐसा कीजिए जब ऐसा हो। अगर आप ये पैसा, सब कुछ निर्भर करता है, आपको घबराहट तब होती है, इस बात पे निर्भर करता है आपके घबराहट के स्केल का कि वो पैसा कितना क्रिटिकल है आपके लिए। अगर आप 5,000 रुपये बचा रहे हैं और 5 साल की बचत पे आपके लाइफ का कोई बहुत इंपॉर्टेंट गोल निर्भर करता है तो आपको घबराहट ज़्यादा होगी। अगर आप 5,000 रुपये बचा रहे हैं और लगा रहे हैं और अगर कुछ घपला हो गया तो अपने पिताजी से पैसा ले लीजिएगा, आपका कोई बड़ा काम रुकेगा नहीं, तो आपका एटीट्यूड डिफरेंट होगा। अगर आप 20-25 हज़ार रुपये बचा रहे हैं जिसमें से 5,000 रुपये ही लगा रहे हैं तो आपका अप्रोच डिफरेंट होगा। पहले से अगर आपके पास 10 लाख रुपये इकट्ठा हो गया और आप 20,000 रुपये महीना लगा रहे हैं तो आपका एटीट्यूड बिल्कुल ही अलग होगा। तो ये जो एसेट एलोकेशन और जो लोगों का रिस्क टॉलरेंस है, ये बिल्कुल इस बात पे निर्भर करता है कि वो पैसा आपके लिए कितना क्रिटिकल है। अगर वो बहुत क्रिटिकल है तो आपको संभल के रहना चाहिए, और कितना दूर आपका गोल है। लेकिन फिर भी जैसा आपने कहा कि अगर ये 20 साल के लिए आप लगा रहे हैं तो शुरुआत के 5 साल में आप चिंता मत कीजिए, केवल एक चीज़ की चिंता कीजिए कि बाज़ार आप देखिएगा ही नहीं, केवल पैसा लगाइएगा। क्योंकि देखिएगा तो घबराइएगा, और घबराइएगा तो आप फिर
घबराहट में पैसा निकाल सकते हैं। तो शुरुआत के 2-4 साल आप आंख बंद करके पैसा लगाइए, अगर भले वो पैसा ज़रूरी है, अगर आप 20 साल के लिए लगा रहे हैं। जब ये पैसा बड़ा हो जाए तब देखिए कि आपको एसेट एलोकेशन कैसा करना है जी। क्योंकि अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव हैं तो अपना पैसा आधा फिक्स्ड इनकम में रखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं अब स्केल ठीक ठाक हो गया है और आप बाज़ार के उतार चढ़ाव से परिचित हो गए हैं, 1/4 लगाइए और शुरुआत के साल में 100% इक्विटी में रखिए। अच्छा सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो डेट फंड चुनने के बारे में निवेशकों को क्या पता होना चाहिए? क्या डेट फंड में ऐसे जोखिम हैं जिनको लेकर निवेशकों को सावधान रहने की ज़रूरत है? डेट फंड में भी थोड़ा मामूली सा खतरा है, लेकिन उसके बारे में उतना चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि आप जब डेट फंड में पैसा लगाते हैं इक्विटी की तुलना में, तो इक्विटी में जिस तरह का गिरावट हम देखते हैं कि कभी 10% गिर गया, कभी साल भर में 50-60% गिर गया, जो मैं 2008 का उदाहरण दे रहा था, वैसी स्थिति डेट में नहीं होती है। और अगर आप कुछ खास तरीके का डेट फंड का चुनाव करें तो वहाँ पे पैसा गिरता नहीं है और मामूली सा रिटर्न आपको मिलता है, 5-7%, 8% फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा रिटर्न मिल जाता है। पैसा आपका लिक्विड है। और डेट फंड में अधिकतर कैटेगरी ऐसे हैं, कुछ कैटेगरीज ऐसे हैं जिसमें आप पैसा लगाएं तो आप करीब करीब फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा। और भारी गिरावट नहीं होगी जी। और इक्विटी से फिक्स्ड इनकम में करने का जब आप एसेट एलोकेशन बदलते हैं, रीबैलेंस करते हैं, तो उस समय आपका उद्देश्य ये होता है कि ये जो बढ़ा हुआ पैसा है, कई साल के मेहनत और पेशेंस का ये जो नतीजा है, ये जब बाजार गिरे तो कुछ पैसे को आप ऐसे सिक्योर कर लें कि वो ना गिर पाए। और फिक्स्ड इनकम में कभी भी अगर आप रिस्कीएस्ट फिक्स्ड इनकम भी लेते हैं जी, तो भी आपका वहाँ पे बहुत बड़ा कैपिटल इरोजन का पॉसिबिलिटी नहीं रहता है। तो लेकिन आप शॉर्ट टर्म डेट फंड अगर ले रहे हैं, मीडियम टर्म डेट फंड ले रहे हैं, लिक्विड फंड ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड डिपॉजिट के विसिनिटी में आपको रिटर्न मिल जाता है और भारी कैपिटल इरोजन की संभावना नहीं होती है। इक्विटी और डेट का जो रेशियो है सर, इसको लेके क्या निवेशक कहते हैं कि इसमें निश्चित तौर पे एक निश्चित अनुपात रहना चाहिए? क्या वो निश्चित अनुपात बदलता भी रहना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए क्योंकि शुरुआत में आपका कम से कम फिक्स्ड इनकम होना चाहिए, आपके पास समय ज़्यादा है। और जैसे जैसे अपने जब उस पैसे को कंज्यूम करने की तरफ आप आएंगे या जब उस पैसे को रियलाइज़ करने की ज़रूरत होगी, तब आपका पैसा इक्विटी से निकल के फिक्स्ड इनकम में अधिकतर हो जाना चाहिए। करेक्ट जी। तो मुझे और बहुत सारे ऐसे भी निवेशक हैं जिनका आप रिटायर कर गए, आपको थोड़े बहुत पेंशन सप्लीमेंट्री इनकम की ज़रूरत है, लेकिन उस पैसे की सब्सटैंशियली ज़रूरत नहीं पड़ेगी या आजीवन आपका लगा रहेगा। वैसे निवेशकों को मेरी सलाह होगी कि आपका आधा पैसा इक्विटी, आधा पैसा फिक्स्ड इनकम में लगाना चाहिए और सालाना रीबैलेंस करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इक्विटी और फिक्स्ड इनकम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं रिटायरमेंट में भी जी, अगर इस पैसे की ज़रूरत आपको जब पड़ेगी, जैसे अगर किसी आप ऐसे गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके मकान का डाउन पेमेंट आपको देना है, ठीक, आपने इसके लिए 25 लाख रुपए इकट्ठा किया है, ठीक, और अब आपको लगता है कि अगले 6 महीने में इस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आप अब चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं मकान पसंद करने के लिए जी, तो वैसी स्थिति में आपको देखना चाहिए कि अगले 6 महीने में आप 20% करके 5-6 महीने में पैसे को निकाल लीजिए और वो फिक्स्ड इनकम में रहे, ताकि जब आपको चेक लिखने की ज़रूरत हो पड़े तब ये आपका पैसा बाजार पे निर्भर ना होकर। करेक्ट जी। अच्छा सर, निवेशक अक्सर अपने एसेट एलोकेशन के दौरान आमतौर पे कौन सी गलतियां करते हैं? निवेशकों की बड़ी गलती ये होती है कि वो ना तो एसेट एलोकेशन करते हैं ना रीबैलेंसिंग करते हैं। एसेट एलोकेशन नहीं करने का बहुत बड़ा कारण ये है कि जब आप निवेश की शुरुआत करते हैं तो बाजार चल रहा होता है और वो जो कहा जाता है, जो मुहावरा है कि दिन दुगुना रात चौगुना, तो लोगों को यही एक्सपीरियंस है, मज़ा आता है, आप लगाते हैं और लगता है कि अब तो बाजार चल रहा है और चल पड़ा है, आसानी से पैसा बन रहा है। तो उसमें लोगों को बताना कि नहीं कुछ पैसा निकाल लीजिए जो कि कम बढ़ेगा, तो ये लोग बोलते हैं कि ये क्या बात हुई। और जब पैसा बहुत बढ़ जाता है और अब बाजार चलता रहे तब भी यही स्थिति रहती है। जब तक आपके पास आपको गिरावट का दौर आप देख नहीं लेते हैं तब तक आपको इसका अप्रिसिएशन नहीं होता है। तो एसेट एलोकेशन के बारे में सोचिए और एसेट एलोकेशन करने के बाद रीबैलेंसिंग कीजिए। बड़ी गलती यही है कि निवेशक अक्सर ये दोनों ही नहीं करते, और ये करने में अगर दिक्कत है तो वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे अकाउंट खोलिए, अपना पोर्टफोलियो सेटअप कीजिए। 1 मिनट में आपके पैन नंबर और फ़ोन नंबर डालने से आपका पोर्टफोलियो इंपोर्ट हो जाता है।
ऊपर से आप अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का बैलेंस भी डाल दीजिए, तो आपका रियल एसेट एलोकेशन पता चलेगा कि कितना पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, कितना पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा हुआ है। और देखिए कि आपका एसेट एलोकेशन क्या है। वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के डैशबोर्ड पे, पोर्टफोलियो के डैशबोर्ड पे आपको शुरुआत में बड़ा एक ग्राफ दिखता है, एक पाई चार्ट दिखता है कि कितना पैसा आपका इक्विटी में है। तो वो आप देखते रहिए, महीने में एक बार देखिए। और अगर आपने निर्धारित किया है कि 50% इक्विटी में होगा, 50% डेट में होगा, या 75% इक्विटी में होगा, 25% डेट में होगा, तो अगर वो नीडल बहुत बदला हुआ है, 75% बढ़ करके 85% हो जाए, तो वहाँ से पैसा निकालिए। अगर 50% इक्विटी में लगा हुआ अगर 70% हो गया है, तो 20% निकालिए। उसका फ़ायदा क्या है कि आप आम तौर पे निवेशक या तो इक्विटी में 100% लगाता है या 100% निकाल लेता है, और ये दोनों ही नुकसानदेह है। और वो आपको वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन का पोर्टफोलियो ट्रैकर आपको मदद करता है कि आप बड़ी बारीकी से इसमें बदलाव ला सकें। तो सर, सबसे आखिर में निवेशकों को किन बातों का ध्यान रखना है? आपको 4-5 चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहले कमाइए, फिर बचाइए, फिर हर महीने लगाइए। शुरुआत के साल में ना एसेट एलोकेशन की चिंता कीजिए, ना रीबैलेंसिंग की चिंता कीजिए। और जब आपका पैसा आपके 5 साल के कमाई जितना हो जाए, तब देखिए कि आपको कितना पैसा अगर आपको उसके बाद भी 15-20 साल पैसा लगा रहेगा, तो 75% पैसा इक्विटी में रखिए जी। अगर 10 साल तक रहेगा, तो 10-12 साल तक रहेगा तो थोड़ा और बढ़ा दीजिए। 5-7 साल होगा तो 25% इक्विटी में रखिए। और ये रूल अगर आप फॉलो करते चलते हैं और सालाना रीबैलेंसिंग करते रहिए कि अगर वो 75% बढ़ करके 85 हो गया, तो निकाल के फिक्स्ड इनकम में जो घट जाए उसमें निकाल करके पैसा लगा दीजिए। ये रीबैलेंसिंग आप सालाना करते रहते हैं, तो आपका जो रिटर्न है वो ओवर जो नॉर्मल SIP है उससे ये बढ़ जाएगा और अफसोस नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी बातचीत के लिए। तो सबसे आखिर में जो टेक अवे है वो ये है कि देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो अपना एसेट रीबैलेंसिंग को साल में एक बार ज़रूर करिए, ताकि जो गिरावट का दौर होता है उस समय भी चैन की नींद सो पाए। एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कोई सवाल अगर मन में है अपने निवेश की प्लानिंग से जुड़ा हुआ, तो लिख के हमें ज़रूर भेजिए वैल्यू रिसर्च हिंदी को। नमस्कार।